मक्का एग्रीमेंट के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। ये डील हुई है सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सऊदी अरबिया और टर्की का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये दोनों कंट्रीज इस एग्रीमेंट के लिए रेडी हो गए। सबसे पहले सऊदी अरबिया और टर्की की हिस्ट्री जान लेते हैं बहुत शॉर्ट में। बहुत ध्यान से सुनना। 1814 में अब्दुल्ला बिन सऊद ने अपने फादर को सक्सीड किया। दिरिया यानी ये सऊदी का कैपिटल था उस टाइम, दिरिया के अमीर के पोजीशन के लिए। लेकिन उसी टाइम ऑटोमन फोर्स के एक कमांडर मोहम्मद अली पाशा ने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। उसके पीछे उसका एम क्या था कि वो एमिरेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अरबियन पेनिनसुला पे उसको अपना कंट्रोल चाहिए था, ठीक है। तो वो समुद्र के रास्ते वो एंटर करता है और 1818 में उसका बेटा इब्राहिम पाशा वो पूरे शहर को सीज कर देता है, ठीक है। और वो तब तक सीज करता है जब तक अब्दुल्ला, उसके सपोर्टर और उसके 3 बेटे खुद को सरेंडर नहीं करते। अब उनको कैप्चर करके कायरो ले जाया जाता है। उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ये इस्तांबुल, ये प्रेजेंट डे इस्तांबुल है, ठीक है, यानी तुर्की का कैपिटल जो है। अब जो कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, इसका कैपिटल भी क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल था यानी इस्तांबुल, ठीक है। तो वहां पे उनको ले जाया जाता है और फिर बाद में उनको माफी नहीं दी जाती और हागिया सोफिया जो है उसके सामने जो स्क्वायर है, उसके पास में जो स्क्वायर है वहां पे उनको बेहेड यानी उनका सिर काट दिया जाता है। हागिया सोफिया इसको बनवाया था जस्टिनियन फर्स्ट ने। पहले तो ये एज अ चर्च बना था, लेकिन बाद में जब ऑटोमन एम्पायर वहां पे आया तो इसको एज अ मॉस्क यानी मस्जिद बना दिया गया। ऑटोमन इन्वेजन के बाद भी सऊदी को फिर से रिबिल्ड करने से वो रोक नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार सऊदी फिर से स्टेब्लिश हुआ 19 सेंचुरी में, और 20 सेंचुरी में फिर से तीसरी बार यानी थर्ड स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया गया ब्रिटिशर्स की सपोर्ट से। ऑटोमन एम्पायर तो कोलैप्स हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद उसका सक्सेसर बना रिपब्लिक ऑफ टर्की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की और सऊदी अरेबिया दोनों एलाइज बने यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है। लेकिन तब भी दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे। लेकिन जब 2010 और 11 में अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट होता है और इसमें टर्की सपोर्ट करता है उसको, उसके बाद सऊदी और फिर से तुर्की का रिलेशन और खराब हो जाता है। वेस्ट एशिया में बैलेंस शिफ्ट इन डेवलपमेंट हुए हैं, वैसे वैसे ये राइवलरी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एग्रीमेंट, ये डील बिल्कुल नाटो स्टाइल जैसी है। वही सऊदी अरबिया ऑयल रिच पर्शियन गल्फ कंट्री है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और तुर्की ये नाटो एलाई है, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर मक्का एग्रीमेंट साइन किया। अगर एक कंट्री पे अटैक हो रहा है तो मतलब तीनों कंट्री पे अटैक किया जाएगा। तो ये बिल्कुल नाटो जैसी ये डील है। और सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट ये पहले भी हो चुका है, डिफेंस एग्रीमेंट था। देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अकेला न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरेबिया की अपनी इकोनॉमी तो रिच है, लेकिन क्योंकि अभी उसको ऑयल एक्सपोर्ट में भी आप देख रहे, अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे यूएस ईरान वॉर में, ठीक है, सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सिक्योरिटी चैलेंज की भी बात आ जाती है हुतीस की वजह से, जो ईरान में एक्टिव है। तुर्की की बात कर लेते हैं तो ये अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो इसराइल के प्रेजेंस को लेकर के बहुत वरीड है, इसलिए ये डील इन तीनों कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। तो इन तीनों कंट्रीज को बेसिकली एक दूसरे की जरूरत है। इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, सऊदी अरबिया के साथ इंडिया अपना रिलेशन बैलेंस करने की कोशिश करता है क्योंकि वहां से ट्रेड भी होता है, ठीक। पाकिस्तान के साथ तो हम सभी को पता है कितने कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तुर्की का इंडिया के लिए स्टैंड हमेशा एंटी होता है, ठीक है, हमेशा एंटी स्टैंड लेता है। जैसे कि अगर हम कश्मीर की बात कर लें, कश्मीर के मैटर में तुर्की ने पाकिस्तान की साइड ली। ये सारी चीजें हैं जो इंडिया पे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी।